नवीन गौड़ा एक मेडिकल स्टूडेंट यूक्रेन वॉर में मारा गया। इसके बाद हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये वो स्टूडेंट है 90% जो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। मैं बता दूं, नवीन गौड़ा 10th का रिज़ल्ट 95% और उसका 12th का रिज़ल्ट 97% था। तो आप इसको फेल कहते हो, तो पास के लिए क्या परसेंटेज चाहिए आप बताइए। इंडिया वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पर आता है। हमारे देश के स्टूडेंट बाहर जाकर स्टडी करते हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कंपटीशन सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्वेशन सीट्स के लिए है। और दूसरा रीज़न ये कहा गया कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स, इस कारण हमारे देश के स्टूडेंट बाहर जाकर स्टडी करते हैं। इंडिया में अब तक 1027 यूनिवर्सिटीज़ है, पर दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ एक यूनिवर्सिटीज़ आता है। यूएसए के 40 यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 में आते हैं और यूके के 11 यूनिवर्सिटीज़, स्विट्ज़रलैंड के 7 यूनिवर्सिटीज़, स्वीडन के 4 यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 में आते हैं। लगभग 60% यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 में आने वाले ये सिर्फ 4 कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं। दुनिया के टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश के हैं। हमारा देश की यूनिवर्सिटीज़ क्यों इतने पीछे है, चलो आज हम डिस्कशन करते हैं। एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एकेडमिक स्कोर के आधारित उनको सेलेक्ट किया जाता है। एकेडमिक स्कोर कोई एग्ज़ाम्स नहीं है, ये आपके डिग्री के परसेंटेज, पोस्ट ग्रेजुएशन के परसेंटेज और पीएचडी के परसेंटेज को टोटल कैलकुलेट करके जो स्कोर आता है उसके आधारित उनको सेलेक्ट किया जाता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी द्वारा नेट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। इसको यूजीसी नेट साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। भारत में 13 लाख कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को देते हैं। उसमें से टॉप 3 to 6% कैंडिडेट को ही पास किया जाता है। ये अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। पीएचडी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी को हम डिवाइड करेंगे। इससे मालूम पड़ जाएगा कि हम कैसे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। सेक्शन ए में 50% रिजर्वेशन यूजीसी नेट और जीआरएफ के लिए रखा गया है। सेक्शन बी में सबसे बड़ा स्कैम होता है, जो कि मास्टर डिग्री के बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। पीएचडी कौन देता है? किसी डिपार्टमेंट का कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या कोई प्रोफेसर के पास आप जाकर पीएचडी एडमिशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप हिस्ट्री में पीएचडी करना चाहते हो तो उसी डिपार्टमेंट का कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर के पास जाकर आप हिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हो। ये प्रोफेसर ही आपको गाइड करेगा, इनको गाइड कहा जाता है। अब पीएचडी थीसिस लिखने के लिए कोई इंस्टीट्यूट या कोई सिस्टम बीच में नहीं आएगा। आपका हेड, आपका भगवान गाइड ही होगा। जो गाइड कहेगा आपको थीसिस लिखना पड़ेगा। जब गाइड अप्रूवल देगा, फाइनली आपका पीएचडी बुक पब्लिश हो जाएगा। करप्शन यहाँ और भी बढ़ जाता है। आप अपने करीबी या अपने कोई रिश्तेदार को पीएचडी दे सकते हो। गाइड ही चेक करेगा और गाइड ही अप्रूव करेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए जहाँ पीएचडी अपने बीवी या अपने बेटे को पीएचडी दिया गया हो और उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया है। 2017 में कर्नाटक में लेक्चर पोस्ट का रिजल्ट निकाला गया, जहां इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट 195 पोस्ट थे, जिसमें 193 पोस्ट रिजर्व फॉर द एससी एसटी ओबीसी के लिए था। मतलब 99% रिजर्व कैटेगरी के लिए और सिर्फ 1% जनरल के लिए रखा गया। कर्नाटक में 89% रिजर्वेशन है। जी हाँ, कर्नाटक में 89%। जो 50% वाला रिजर्वेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये इस तरह से है, 3.5% फॉर द एसटी के लिए रखा गया है, 15% फॉर द एससी के लिए रखा गया है, 32% फॉर द ओबीसी के लिए रखा गया है, जो कि ये 50% रिजर्वेशंस में आता है। इसके अलावा 15% रिजर्वेशन फॉर ग्रामीण के लिए रखा गया है, 5% कन्नड़ मीडियम के लिए रखा गया है, 1% ट्रांसजेंडर्स के लिए रखा गया है, 5% पीडीपी के लिए रखा गया है और नया रिजर्वेशन हैदराबाद कर्नाटक रीजन के लिए 8% रखा गया है और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 4% रिजर्वेशन रखा गया है। लगभग हमारे कर्नाटक में 89% रिजर्वेशन लागू किया गया है। आपको मैं याद दिला दूं, कर्नाटक में और सेंट्रल में बीजेपी सरकार है। अभी तक कर्नाटक में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन नहीं लागू किया गया है।
करेंगे तो भी कैसे? 89% रिजर्वेशन ऑलरेडी हमारे कर्नाटक में लागू किया गया है, तो ये 10% कहाँ ऐड कर सकते हो आप? ओबीसी रिजर्वेशन कैसा है, इसके बारे में थोड़े इतिहास में जाएंगे। 1979 में मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन बुलाया अंडर बीपी मंडल। इस कमीशन ने 3740 कास्ट को आइडेंटिफाई किया। ये लगभग देश का 52% पॉपुलेशन था। फाइनली 1990 में वीपी सिंह ने ओबीसी रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब रिजर्वेशन इस तरह थी, एससी के लिए 15% रिजर्वेशन, एसटी के लिए 7.5% रिजर्वेशन और ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन था। लगभग 50% रिजर्वेशन लागू कर दिया गया और इनकी टोटल पॉपुलेशन 77% थी। अब बचे 23% पॉपुलेशन को खुश करने के लिए नरसिम्हा राव ने एक नया रिजर्वेशन लाने की कोशिश की, 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। पर इस रिजर्वेशंस को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया और इस रिजर्वेशंस की कैप 50% तक ही रख दिया। फाइनली 2018 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन लागू कर दिया गया। तो अब तक का रिजर्वेशन 60% तक ही है, तो 60% से ज़्यादा रिजर्वेशन देने वालों को इलीगल माना जाएगा। हमारे कर्नाटक में 89% तक रिजर्वेशन लागू किया गया है, तो आज कोई सुप्रीम कोर्ट में भी केस कर सकता है इसके ऊपर। 2009 यूजीसी एक्ट में ये कहा गया है कि आपके पास पीएचडी है तो आप यूजीसी नेट और सेट एग्जाम से एग्जेम्प्टेड हो। इसका मतलब आपके पास पीएचडी है, बिना कोई नेट या सेट एग्जाम दिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कर सकते हो। 2018 के बाद पीएचडी को तो और भी स्ट्रांग बना दिया। इसका मतलब करप्शन को बढ़ावा देना। अब एकेडमिक स्कोर को समझ लेते हैं बारीक से। ग्रेजुएशन परसेंटेज 15% तक वेटेज दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन परसेंटेज 28% तक वेटेज दिया गया है। एमफिल तो अब तो बंद हो चुका है, पर इसको 7% तक वेटेज दिया गया है। जो नेट विथ जीआरएफ क्लियर किया हो उसको सिर्फ 7% वेटेज दिया गया है। मतलब ऑल इंडिया एग्जाम देकर टॉप 1% जीआरएफ क्लियर करने वाला इनको नेग्लेक्ट ही कर दिया गया है। 2018 में हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने तो पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही खत्म कर दिया है। एक चपरासी नौकरी के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है, पर पीएचडी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एग्जाम्स नहीं है। पर क्लास 1 ऑफिसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिना कोई एग्जाम दिए आप अपॉइंटमेंट हो सकते हो। और हमारी देश की यूनिवर्सिटीज़ कैसे टॉप में आएगी आप बताइए। कर्नाटक के रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी में 2009 से लेकर 2012 तक जो कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट हुए हैं, 26 में से 24 असिस्टेंट प्रोफेसर फेक डॉक्यूमेंट्स या फिर फेक पीएचडी लगाकर, और किसी का भी एकेडमिक स्कोर क्वालिफाइड नहीं है। पर आज तक इसमें से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर सस्पेंड नहीं हुआ है और इनकी एकेडमिक स्कोर कहीं पर भी क्वालिफाइड नहीं है। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का है जो मैं जानता हूँ। कर्नाटक के 90% प्रोफेसर्स एक चपरासी के भी लायक नहीं है, पर ये टॉप पोजीशन पर बैठे हुए हैं बिना कोई एग्ज़ाम दिए। एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्वेशंस, एक फेक प्रोफेसर्स पूरे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ही ख़त्म कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम्स को हम कैसे इम्प्रूवमेंट बना सकते हैं? हमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को हमारे देश में लाना होगा। हमें ऐसे पॉलिसीज़ बनानी होगी कि हमारे देश में ही फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स की हेल्दी कंपटीशन ऑन टीचर्स, नथिंग बट रेटिंग ऑन टीचर्स। हमें एक ऐप को तैयार करना होगा जिसमें टीचर्स की रेटिंग सिर्फ स्टूडेंट, पेरेंट्स और सरकार के पास ही होगा, जिससे उनकी सैलरी तय किया जाएगा। ये रेटिंग सिस्टम्स कॉलेज या स्कूल ख़त्म होने के बाद ही होगी। बोथ स्टूडेंट और पेरेंट्स को मिलकर ये रेटिंग सिस्टम देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 80+ रेटिंग वालों को फुल सैलरी देनी होगी, 60 से 80 रेटिंग वालों को 70% सैलरी, 40 से 60 रेटिंग वालों को 50% सैलरी। जो 40% से नीचे रेटिंग वाला रहेगा उसको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं करता है तो ये टीचर लायक ही नहीं है, उसे वॉलंटरी रिटायरमेंट कर देना चाहिए। एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इंटरव्यू सिस्टम्स को ही बंद करना चाहिए। हर कोई टीचर्स को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के द्वारा ही सिलेक्शन कर देना चाहिए।